नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी, और विजय सरदाना जी से हम कुछ विषयों पर बात करेंगे जो कि लोकल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस दोनों रखते हैं। सो अभी आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और विजय सरदाना जी की चैनल विजय सरदाना इनसाइट्स को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो स्वागत है आपका विजय जी आज के इस कार्यक्रम में। और अब ऐसा लग रहा है कि नूरा कुश्ती चल रही है अमेरिका और ईरान की, तो इसलिए सब चीज़ें जो हैं वो आपकी मार्केट भी वापस चढ़ रही है, रुपया भी रिकवर कर रहा है। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि साहब की देयर विल बी एन इकोनॉमिक सुनामी एंड इंडिया विल बी इकोनॉमिकली डिवास्टेटेड। और अच्छा, उसके मेरे ख्याल से उसके दूसरे दिन ही जो है वो जीडीपी के आंकड़े आ गए थे जिसमें दे गॉट 7.8%। तो ये लोगों का जो ये भविष्यवाणी होती है इसकी क्या बेसिस होती है, और जब भविष्यवाणी गलत होती है तो ये नहीं करते, तो इसका क्या कोई लीगल रिकॉर्ड्स भी है? भाई आपने जो जिस तरह का माहौल क्रिएट किया और उसका जो है वो मार्केट्स पे क्या असर हुआ, दूसरों पे क्या असर हुआ, तो कैन वी क्लेम डैमेजेस? सर इसका ना सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल किया। ऐसा ही एक सवाल एक बार मैंने मेरी बेटी से किया, इंसिडेंटली, वो भी लॉयर है। उसने एक बहुत जबरदस्त जवाब दिया जो मैं भूल नहीं पा रहा। मैंने उसको, बेटी को ऐसी बातचीत हो रही थी कुछ फैमिली में, तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार व्हाई यू आर टॉकिंग स्टूपिड? यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई? Constitution of India gives you freedom of expression. It does not say that you can't be stupid. Stupid expression is at the same footing as intelligent expression. You have freedom Absolutely. to have both kind of expression or all kind of expressions. Correct. ये तो बात आप तो आपके सवाल का जवाब है ये कि भाई व्हाट इज द लीगल कॉज? I never expected from a young lawyer to have such a precise argument that you cannot say that I cannot talk stupidity. कहां लिखा है कानून में कि you cannot behave stupid? तो सवाल अब इस बात का है कि जो आप कह रहे हो सर, उसका जवाब इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूपिड को और इंटेलिजेंट को बराबर का दर्जा दिया गया है। हाँ, इसीलिए जो भी कुछ भी लोग बोल रहे हैं, यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें मतलब नहीं निकालिए। नहीं, मतलब उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी है ना कि 8-9 रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? वो था, वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं भाई, आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब जो इन्होंने कहा इकोनॉमिक सुनामी वाला, वो तो हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पब्लिक ऑर्डर। सर ऐसा है ना, हुआ नहीं ना सर। उससे अगर दंगे हो जाते, कुछ और होता, तब बात थी। और उसका आउटकम कुछ नहीं है ना सर। तो जनता ने उस स्टेटमेंट, मार्केट्स कोलैप्स बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। सर मार्केट का वो आप कोरिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के तो ट्रम्प साहब रोज मार्केट हिलाते हैं। वो तो सट्टा खेलते हैं। वो तो कहेंगे आज देखो ईरान से दोस्ती हो रही है, मार्केट ऊपर, फिर कहेंगे मैं सुबह इसको खत्म कर दूंगा, मार्केट नीचे। तो अब उसको आप क्या दोष देंगे? वो तो संडे को बोलते हैं, जिससे मंडे को मार्केट अप हो जाए। वो फ्राइडे तक अपनी बेट लगाते हैं, फिर सैटरडे संडे को वो मंडे ट्यूसडे का गेम प्लान बनाते हैं। हाँ, वो शॉर्ट करते हैं सर, सैटरडे संडे को। सर ये शॉर्ट खेलते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर। इन 1 क्वार्टर ट्रम्प हैड 3,700 बेट्स इन 1 क्वार्टर इन 90 डेज। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट का। इस पे मेरा पूरा वीडियो है। तो साहब ये तो जब एक सुविधा जो है, ये
भारत के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं है? भारत के मुझे पता नहीं, भारत का जो हमारा एलओपी है, विपक्ष का नेता, वो और कुछ नहीं तो कम से कम शेयर्स में इन्वेस्ट तो करता ही है। उसका रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसके खूब पैसे बनाए मार्केट में, करोड़ों में पैसे बनाए। अब ऐसा है ना सर कि डिपेंड करता है कि आपकी पावर क्या है और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मार्केट मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है और आपकी पावर कितनी है। अब ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके कहने से बम्बार्डमेंट हो सकता है, या उनके कहने से अगर वो कहेंगे मैं दोबारा, अब जैसे अब उन्होंने फिर शुरू कर दिया है कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा यूरोपियन कंपनीज पे, अब वो उनके पास पावर है तो लोग उनकी बात पे वजन देंगे। अगर हम कुछ भी बोले स्टेटमेंट को, कोई लॉजिक नहीं है ना सर। अगर मेरे पास पावर नहीं है या अथॉरिटी नहीं है तो मार्केट विल डिस्काउंट इट। तो मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि मार्केट किसकी बात को कितना वजन देता है। और इसीलिए बहुत बार मैं अपने जो स्टॉक मार्केट के साथी हैं, मैं उनको बोलता हूं यार हर स्टेटमेंट में विचलित ना हो। और जहां तक बात है कि पैसा कमाने की, सर काफी समय पहले जब कमोडिटी मार्केट्स एक्टिव थी तो मंत्रिमंडल के कुछ लोगों के और सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते थे जिससे कमोडिटी मार्केट बहुत वोलेटाइल होती थी और लोगों ने पैसा बनाया। वो जानबूझ के स्टेटमेंट आते थे। अचानक आपको लगेगा कि एक स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से या सेक्रेटरी की तरफ से, और अचानक मार्केट में उतार चढ़ाव होता था, सर्किट तक लग जाते थे। आपको क्या लगता है बिना कोई मौसम के, बिना किसी चीज के सरकार अचानक स्टेटमेंट दे दे तो मार्केट तो हिलेगा ना? तो आपकी पोजीशंस होती हैं, यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये खेल तो सर बहुत पुराना है। मार्केट को टेम्पर करने का खेल तो दुनिया में बहुत पुराना है। ये इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो कितने अलर्ट है, क्या वो हर न्यूज को फैक्टर इन करेंगे या कुछ न्यूज को इग्नोर करेंगे। और अगर पोजीशन वो लेते हैं तो देन दे शुड हैव दैट मच डीप पॉकेट कि मार्केट को खेलिए। अगर फंस गए तो फिर बचने का रास्ता भी हो, इतना पैसा हो कि वो जमा करा सके। तो ये तो खेल है सर। ये तो मार्केट मूव्स ऑन स्टोरीज। अगर आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस को देखें या बात करें किसी भी सीनियर इन्वेस्टर से, खासकर जो ट्रेडिंग में है, उनका यही कहना है कि मार्केट मूव्स ऑन स्टोरीज। तो अगर आप स्टोरी सुना रहे हैं और वो कन्विंसिंग है तो मार्केट कैन मूव इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट। तो ये तो बहुत पुराना है। इसीलिए रोज आप देखोगे फाइनेंशियल चैनल्स पे नई नई स्टोरीज आती हैं, नए नए असेसमेंट आते हैं, ताकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहे। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, लोग अपनी पोजीशंस को नहीं बदलेंगे, तो ब्रोकिंग हाउसेस कैसे कमाएंगे? उनकी तो कमाई ट्रांजैक्शन पे है ना। तो ये तो इकोसिस्टम है सर, वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। आपने ट्रांजैक्शन की बात की, आप ये बताएं कि इस समय जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से अब ये ऑयल मार्केट जो है ये कहाँ जाएगी? सर फिलहाल तो ऑयल मार्केट इसी लेवल पे रहने वाली है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। लोग थोड़ा सा, खासकर मार्केट में डिमांड तो है। ये जो $70 $80 है, मैं कुछ जो बड़े प्लेयर है मार्केट में उनसे बात कर रहा था और कुछ उनके स्टेटमेंट्स देख रहा था। उन्होंने कहा ये जो अभी स्टॉक मार्केट पे या ब्रेंट क्रूड्स के रेट चल रहे हैं $70 $75, ये अभी बुकिंग हो रही है। और जैसे ही शिपिंग कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में जो रिजर्व्स हैं वो काफी लो हो गए, तो डिमांड पहले से ज्यादा होगी अगले कुछ महीने। तो ये जो रेट है ये बढ़ेंगे। तो अगर अभी भारत को सस्ते में, जैसे आज $70 के आसपास इंडियन बास्केट चल रहा है, अगर ये मिल जाता है, क्योंकि $70 वही है जो हमारा 28 फरवरी से पहले का रेट था, वहां 65-70 के आसपास था, 72 के आसपास था। अगर हमें इसी रेट पे इंडियन बास्केट मिल जाता है तो मुझे लगता है जितनी भी हमारी गैप्स हैं उसको हमको जो मतलब हमारा जो रिजर्व्स है उनके लिए परचेजिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। कारण ये होगा सर कि अगर बहुत ज्यादा ऑयल नीचे जाता है तो जो शेल ऑयल कंपनीज हैं अमेरिका में, उनको कोई इंसेंटिव नहीं होगा, तो जो सप्लाई है उसमें कमी आ सकती है और वो चीजें फिर डैमेजिंग हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अगर मौका मिलता है तो भारत सरकार को अपने रिजर्व्स को फिलअप कर लेना चाहिए। जी जी जी।
वैसे तो अगर देखा जाए तो भारत तो ऑयल से खूब कमा रहा है, रशियन रिफाइनरीज को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। अब रशिया को भारत जो है वो गैसोलीन सप्लाई कर रहा है। हाँ, इस वही जो रिलायंस के प्लांट्स हैं और नयारा का जो प्लांट है गुजरात में, एक्चुअली दे आर वर्किंग एज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि सस्ते में क्रूड लो, आप उसको रिफाइन करो और बाजार में जिसकी जरूरत है आप उसको अपने रेट पे बेच सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर बार्गेनिंग पावर। तो अपॉर्चुनिटी तो है। क्राइसिस में आप अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक ये मार्केट्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली जो है जो जियोपॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप भारत की जो ग्रोइंग डिफेंस मार्केट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले वर्ष जो है उनकी जो ग्रोथ हुई है वो 67% हुई है। ये $2.4 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट की बात कर रहा हूँ, उसकी लगभग 67% हुई है और जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो भी 50% से ऊपर की है। और अभी आप देख रहे हैं कि इसराइल जैसी एक मेजर डिफेंस पावर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो कह रही है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे अमेरिका से। और उनका ये भी कहना है कि साहब कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे, भारत में देखेंगे बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में देखेंगे। इसके साथ में यूएई के साथ में भी हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ हैं। प्लस हम देख रहे हैं कि मेडिटेरेनियन में ग्रीस और आर्मीनिया और साइप्रस इत्यादि, आप साउथ ईस्ट में फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो आपने क्या इस डिफेंस इंडस्ट्री का असेसमेंट किया है कि आगे ये कहाँ जाने वाली है? और क्या हम इन्वेस्टर्स को ये सलाह दे सकते हैं कि भाई एग्रेसिवली इन्वेस्ट इन डिफेंस स्टॉक्स? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, तो जो हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे और खासकर डिफेंस के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास इंडिजिनस रिसर्च है। दूसरी तरफ इस बार जो भारत सरकार की पॉलिसी रही उसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी काफी आगे बढ़ चढ़ के काम किया, चाहे वो टाटाज हो, कल्याणी ग्रुप हो, गोदरेज हो, अडानी हो, और भी कई कंपनियां हैं जो एक्सप्लोजिव्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में है, एमिनिशंस में है, बहुत तरह के काम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है सर कि हमने एक इंडस्ट्रियल बेस बना लिया। अब हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ताकि हम नए एडवांस सिस्टम्स को बना सकें। टेक एन एग्जांपल कि इजराइल के पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। प्लस जो उन पे खतरा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएंगे तो ईरान की तरफ से कोई अटैक हुआ तो वो पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से रशिया ने तबाह किया उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस को। तो अब उनके लिए जरूरी है कि एक ऐसा रिलायबल पार्टनर हो जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सके, और साथ ही ज्वाइंट वेंचर हो। जैसे भारत ने ब्रह्मोस का कॉन्सेप्ट किया, इसको देख के पूरी दुनिया को यह भरोसा हो गया कि अगर आप भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हो और इक्विपमेंट्स बनते हैं या डिफेंस आइटम्स बनते हैं तो यू कैन बी सेफ ऑन वन साइड। सेकेंडली, इफ दिस मार्केट ग्रोज बोथ विल बेनिफिट। ये स्थिति आज इजराइल को भी दिख रही है। उनको भी अपने लिए हथियार चाहिए। अगर वो सिर्फ भारत से खरीदेंगे हथियार तो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भारत के लिए बन सकता है कि भारत से हथियार खरीद रहे हैं और वो ईरान पे बरसा रहे हैं, इधर उधर बरसा रहे हैं। अगर वो जॉइंट वेंचर कंपनी है और इजराइल उसमें कहता है मेरी हिस्सेदारी है और मैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसमें बैठ के कहता हूं मेरे को इजराइल को 20% प्रोडक्शन या 30% प्रोडक्शन बेचना है और हम एक एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप कैसे रोकोगे? सरकार उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी इजराइल की है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी उसका फायदा है, इजराइल के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, और दोनों कंट्रीज मिलके ये टेक्नोलॉजी को, जैसे ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे हमने ब्रह्मोस भी दिए हैं, चाहे वियतनाम है, फिलीपींस है, बाकी कंट्रीज हैं,
तो आज वो अमेरिका से ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो मोनोपोली मार्केट है उनकी। चाइना से वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना वो अपने लिए एडवर्सरी मानते हैं। तो एडवर्सरी से लेंगे, कल को उसने सारे जीपीएस सिस्टम ऑफ कर दिए तो आपकी मिसाइलें उड़ के कहीं वापस आप पे ही ना गिर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंसिटिव सेक्टर है, यहाँ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहे वो भारत को कोरिया से मिले, चाहे वो जापान से मिले, चाहे इजराइल से मिले, अमेरिका से मिले, साउथ अफ्रीका से मिले, जहां से भी, यूके से मिले, फ्रांस से मिले, जर्मनी से मिले, जहां से भी भारत को टेक्नोलॉजी मिले, मुझे लगता है भारत सरकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आइए जॉइंट वेंचर करते हैं। आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करनी, कोई बात नहीं, टू स्टार्ट विद लेट अस हैव ए जेवी, let us have a 50-50% JV, let us make in India and supply to the world। तो जो क्राइसिस है कि भाई हमें सिर्फ हथियार बेचो नहीं, आप हमें टेक्नोलॉजी दो, जिसके लिए हमने देखा राफेल ने भी दिक्कत करी, बाकी जो प्रॉब्लम्स हुई, इसको भी हम थ्रू प्रॉपर एग्रीमेंट एड्रेस कर सकते हैं, जिससे उनका भी भरोसा बना रहे और हमारा भी काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट भी है, वर्ल्ड मार्केट भी है। और आज जो दुनिया में सप्लायर हैं, या तो वो अमेरिकन है, या वो चाइनीज है, या थोड़े बहुत यूरोपियन है। भारत एंटर करेगा तो भारत विल हैव ए क्रेडिबिलिटी, क्योंकि एक तो हम न्यूट्रल हैं, दूसरा हमारी अपनी डिफेंस फोर्सेस वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो एक क्रेडिबिलिटी है, और तीसरा हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है जैसे चाइना का है या अमेरिका का है। तो तीनों जगह पे भारत इज इन ए वेरी स्वीट स्पॉट, और मुझे लगता है इसको हमें एनकैश करना चाहिए, और इससे हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, हमारे यहाँ भी जो एमएसएमईज हैं उनको काम मिलेगा, बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा, एंड दिस विल बी ए बिग इवन फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सीरियसली इसको लेना चाहिए। अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, वो जो ट्रेंड आपको बताएं कि ये इस समय जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है, इट्स अबाउट $18.6 बिलियन, और ये 5 साल में डबल हो गई है। 5 साल में डबल होने का मतलब ये लगभग 15% पर एनम का ग्रोथ दिखा रही है। तो दिस आई थिंक मेक्स इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। प्लस जो आगे का प्रोजेक्शन है वो ये है कि भाई ये अगले 5 साल में इट विल क्रॉस अबाउट $35 बिलियन, which is again another 14% growth per annum। इसके अलावा ये भी कहना होगा कि हमारी जो इस समय लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो सेकेंडरी एक्सपोर्ट है, इन द सेंस कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, which is about $12 बिलियन। और अगर ये हमारी जो है ये एक्सपोर्ट बढ़ के $10 बिलियन हो जाती है, तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत बड़ा एक सिर्फ फाइनेंशियली नहीं सर, जो इसमें मेरे को जो ज्यादा बड़ी जो अपॉर्चुनिटी दिखती है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन विद इन इंडिया। हमारी एमएसएमईज केपेबल होगी, हमारा मैन पावर तैयार होगा, जिसको कहते हैं ना इंडस्ट्रियल बेस एंड इकोसिस्टम, हम वो बिल्ड कर पाएंगे, प्लस इन्फ्लुएंस। एब्सोल्युटली सर, आज भी अगर आप देखें तो आज हमारे हथियार छोटे बड़े मिला के अगर देखें तो करीब 80 देशों में जाते हैं। अब चाहे वो हम राइफल भेजें, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट भेजें, चाहे हम कुछ और भेजें, जा तो रहे हैं, इंडिया का नाम तो जा रहा है, रिलायबिलिटी तो एस्टेब्लिश हो रही है। और क्या होता है विद इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी नए प्रोडक्ट बनते हैं। हमने ब्रह्मोस में डेवलपमेंट किया, हमने राफेल के आसपास इकोसिस्टम में डेवलपमेंट किया। तो भारत के अंदर क्या होगा कि फिर क्रिएटिविटी इंप्रूव होने लगती है। और मेरा यह मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर कम से कम कुछ हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज भी तैयार करनी चाहिए, जहां पे डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे पढ़ाई हो और डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च हो। आज चाइना के पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है सर? उन्होंने अपने यहाँ डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, जो स्पेस पे काम कर रही हैं, जो डिफेंस पे काम कर रही हैं। कल ही मैं देख रहा था, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहली फ्लाइट उन्होंने हाइड्रोजन पे चालू करी, जस्ट ऑन ए प्रोटोटाइप ट्रायल बेसिस पे।
करीब 20-25 मिनट वो हवाई जहाज एयरबॉर्न रहा है, लेकिन फ्यूल वाज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को फ्लाइट में डाल के चलाना कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे सर, उसकी हैंडलिंग, उसकी सेफ्टी, उसका प्रेशर। हाइड्रोजन हैज टू बी स्टोर्ड इन ए क्रायोजेनिक टेम्परेचर, तो पूरा कूलिंग सिस्टम बनाया होगा। फिर क्रायोजेनिक इंजन से, स्टोरेज से इंजन तक जाने के लिए जो पाइपलाइन है उसको कैलिब्रेटेड वे में टेम्परेचर राइज करना, ताकि जब गैस पहुंचे टरबाइन में वो राइट टेम्परेचर पे हो, राइट कंसंट्रेशन पे, राइट प्रेशर पे हो। बहुत सारा काम है। इसको लेकर कल मैं वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये पढ़ रहा था, न्यूज थी, क्योंकि टेक्निकल एंड डिफेंस साइड मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बीइंग ए टेक्नोक्रेट। उन्होंने ये कहा कि साहब, दो जो चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं विच आर स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिक्स, ये उनका काम है। अब आप समझिए कि सर, दो यूनिवर्सिटीज डेडिकेटेड फॉर वर्किंग ऑन एविएशंस, कोई सेफ्टी पे काम कर रहा होगा, कोई नेविगेशन पे काम कर रहा होगा, कोई फ्यूल पे काम कर रहा होगा, कोई इंजन डेवलपमेंट पे काम कर रहा होगा, कोई लैंडिंग गियर पे काम कर रहा होगा, कोई बाकी एरोडायनेमिक्स पे कर रहा होगा, कोई फ्रेम पे काम कर रहा होगा। 50 काम है ना सर। उसके लिए डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट बना के, और उसके पास भी फंडिंग नहीं हो, सिर्फ वो कागज में रिसर्च पेपर छापते रहे जिसका कोई मतलब नहीं है, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करके, उस रिसर्च का क्या फायदा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, और भारत सरकार को सिस्टमेटिकली, जैसे फॉरेंसिक पे हम लोगों ने अब काम किया है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, ऐसी डिफेंस के लिए डेडिकेटेड, जहां पे भी डिफेंस कॉरिडोर्स हैं वहां पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के साथ हो, चाहे वो सरकार डेडिकेटेड बनाए। तो मुझे लगता है कि इससे हमें मैन पावर भी मिलेगी, रिसर्च होगी, और जो मेंटेनेंस के लिए हमें स्टाफ मिलेगा, और जो काम हो रहा है उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो जरूरत है। तो दिस कैन बी डन। तो जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ से एफिलिएटेड मुझे लगता है एक दो यूनिवर्सिटीज, उनके अपने R&D सेंटर्स हैं, आई एग्री, लेकिन उस R&D सेंटर को फीड करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 यूनिवर्सिटीज बनाना जरूरी है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी मैन पावर जाएगा, डीआरडीओ को भी मैन पावर मिलेगा, और वही मैन पावर फिर हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में जहां जहां वो जाएगा वो हेल्प करेगा। तो ये एक क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो ये एक एजेंडा होना चाहिए, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, बट टू बिल्ड ए ओवरऑल इकोसिस्टम। और जो प्रोडक्ट आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, उस पे इंडिया में रिसर्च शुरू होना चाहिए कि हम आज तो चलो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट ये हो कि जैसे चाइना ने किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को पूरा टारगेट दिया था कि बाय 2027, ये इंटरेस्टिंग है, मेरा इस पे एक वीडियो है सर, डॉक्यूमेंट 79, अगर आप मेरे चैनल पे जो लोग देखना चाहते हैं जाएं और देखें। डॉक्यूमेंट 79 का पर्पस ये था कि बाय 2027 China stated policy is very clear. We have to decouple from Western world in IT sector. Means software plus hardware. ना हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, ना तुम्हारा गूगल चाहिए, ना फेसबुक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हारे से हमें जो इंटेल के चिप्स चाहिए, AMD के चिप्स चाहिए, या एनवीडिया चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया सिस्टमैटिकली, पहले जाके जितनी अमेरिकन आईटी हार्डवेयर कंपनी थी उनको खरीदा, IBM का कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदा जो आज लेनोवो बन गया। इसी तरह से और जो कंपोनेंट कंपनियां थी दुनिया में उनको उन्होंने खरीदा, अपने यहां मिलाया, फिर अपनी यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, चाहे वो हुआईवी है या बाकी जो कंपनियां हैं जो पहले OEM का काम करती थी, आज सब R&D करके नए प्रोडक्ट बना रही। तो उन्होंने आज एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया कि जिससे जितनी अमेरिकन आईटी कंपनीज है उनके लिए खतरा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार तो चाइना था। अब सबसे बड़ा बाजार आईटी कंपनीज के लिए इंडिया है, और यूरोप ने तो कह दिया कि हम जो आईटी सर्विसेज अमेरिका से आती हैं उसमें हम टैक्स लगाएंगे। तो ट्रम्प साहब बौखलाए हुए हैं। तो सबसे बड़ा बाजार भारत है, और हमारा सारा डेटा, सारी टेक्नोलॉजी, हम तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तो अमेरिकन डिपेंडेंट है, तो आत्मनिर्भर हम हो कैसे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
चाइना को हम कितना भी एडवर्सरी माने, लेकिन कुछ तो सीखना पड़ेगा सर कि 15 साल में उन्होंने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दी। और नहीं, भारत बिल्कुल बिल्कुल चाइना से बड़ा बाजार है, तो हमें तो तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, एक आज एक और भी विषय हमने लिया था, एक वो विषय, उस पर बात करेंगे कि जो भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इम्प्रूव हुआ है, विशेषकर जो रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं वहाँ पर, और ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वगैरह पे रोक लग रही है, बंगाल जैसे अचानक से सुर्खियों में आ रहा है, तो इसका जीडीपी पे क्या क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत पॉजिटिव। इनफैक्ट सर, मेरा एक वीडियो है जो मैंने कुआलालंपुर की एक कॉन्फ्रेंस में दिया था। लोग जाके इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक वहां पे पूरा प्रेजेंटेशन है, पाम टीवी के नाम से। अदरवाइज मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। उसका टाइटल है हाउ एनवायरमेंटल एनजीओज आर डैमेजिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये पूरा प्रेजेंटेशन है, पूरा तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए एफसीआरए पे इतना चिल्ला चिल्ली हो रही। हाँ सर, क्या है, आप ये समझिए कि दुनिया में कोई नहीं चाहता भारत आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता। अब आपके पास रॉ मटेरियल दो तरीके से आता है। आपको सारी खेल करने की जरूरत नहीं है। आप दो जगह पे हिट करिए, किसी भी इकोनॉमी को आप डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है माइनिंग। दुनिया में रॉ मटेरियल सारे यहीं से ही आते हैं, और तो कहीं से हवा में से तो कुछ नहीं आता। या तो आपका एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है, या वो माइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तीसरा तो रॉ मटेरियल आपका है नहीं। चाहे मैं फिशरीज को भी मैं एग्रो में मान रहा हूं, फॉरेस्ट्री को भी मैं एग्रो में मान रहा हूं, लेकिन रबर को भी मैं एग्रो में मान रहा हूं, क्योंकि है तो वेजिटेशन ना। एक वेजिटेशन सोर्स है और एक मिनरल है। ठीक है सर, ये दो चीजों को आप डिस्टेबलाइज कर दीजिए, आपकी जीडीपी सफर करने लगती है। अब एग्रीकल्चर इतना डाइवर्सिफाइड है, वहां पे हर किसान को जाके भड़काना आसान नहीं है। लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ, उसके पीछे आपको पता है कौन लोग थे। एक अच्छा भला कानून हिंदुस्तान का डिस्टेबलाइज किया गया, क्योंकि उससे हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर इंप्रूव होती, किसान इंप्रूव होते, हमारे यहां पे बहुत डेवलपमेंट होती। तो आपने ये देखा कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर आगे ना बढ़े, इसलिए आपने उस पूरे एजेंडा को, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का एजेंडा था, उसको डिस्टेबलाइज किया। दूसरी तरफ आप देखोगे जहां जहां नेक्सलाइट्स हैं, या जहां जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो सब माइंस रिच एरियाज है। आप एक पैटर्न देख लीजिए। अब वहां पे क्या होता है कि इन लोगों को, चाहे आप कहें कि भड़काया जाता है या इंड्यूस किया जाता है, इनको हथियार कौन पहुंचाता है? वहां पे क्यों कहा जाता है कि साहब माइंस एरिया को हम डिस्टर्ब करेंगे इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट, इन द नेम ऑफ आदिवासी, इन द नेम ऑफ कल्चर, ये वो सब कुछ ना कुछ एजेंडा लेके। हमेशा ये एजेंडा ऐसा होता है जिससे आम आदमी को लगे कि यार मुद्दा तो वाजिब है, एनवायरमेंट का मुद्दा तो वाजिब है, लोकल जो उनके ट्रेडिशंस है उनका वाजिब है। आदिवासियों को आप क्यों हटा रहे हो, ट्रेडिशनल पॉपुलेशन को आप क्यों हटा रहे हो? तो ये सब सोशली एंड पॉलिटिकली सेलेबल एजेंडा रखे जाते हैं, लेकिन इंटेंशन ये होता है कि वहां माइनिंग ना होने दी जाए। तो जब माइनिंग नहीं होगी तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। जब आपका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आपको सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होगा, और जब आपको सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होगा तो यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमने एक क्लासिक एग्जांपल देख लिया ना सर, रेयर अर्थ का। अब उस स्थिति के रेयर अंदर अर्थ क्या का होगा भी, सर? इसी में आपकी बात को सपोर्ट करते हुए दो एग्जांपल दे देता हूँ कि अब रेयर अर्थ का बहुत बड़ा रिच डिपॉजिट राजस्थान में मिला है। हमारा ओल्ड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, अब बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है उसमें से निकाल के वहाँ पे, और उसका जो पोटेंशियल है, इट इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी मैं देख रहा था कि राजस्थान में भी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि भाई दे हैड एलाइज। अब ये पश्चिम बंगाल में अशोक नगर में
there is a large petroleum deposit. Large means medium size, about 240 million tons or something. तो उस पे काम जो है वो रुका हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उसकी इजाजत ही नहीं दे रही थी। अब मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये आप जरा इसको देखिए। प्लस ऑफ कोर्स देयर इज दिस क्लासिक एग्जांपल कि वो जो आपका कॉपर ट्यूटिकोरिन की जो आप तमिलनाडु वाली जो कॉपर फैक्ट्री थी स्टरलाइट की, उसका क्या किया गया चाइना के इंटरेस्ट में। हालांकि वो बात अलग है कि मुंदड़ा में उससे भी बड़ा बना लिया अडानी ने। नाउ गुजरात इज बेनिफिटिंग, तमिलनाडु इज लॉस्ट आउट। सर मैंने उस पूरी केस की फाइल देखी है, मेरे पास वो एक केस आया था कहीं घूम के, क्योंकि दे वांटेड माय इनपुट ऑन दैट। सर वो केस जानबूझ के, मेरा तो ये कहना है कि हमारे लोगों ने ढंग से वो केस हैंडल ही नहीं किया कोर्ट में। उस केस में मैंने वहां के मैनेजमेंट तक को कहा था कि इस केस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लॉजिकल नहीं है, आपकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो लॉजिकल नहीं। अदरवाइज मुझे ये बताइए सर कि कौन सा कोर्ट है, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये वेदांता का जो प्रोजेक्ट था स्टरलाइट का, इसमें एक छोटी सी बात है सर, 4,000 से 12,000 करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आज आप 12,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हो। चलिए वहां पे आपने कहा कि साहब फॉल्ट हो गया, इन्होंने वाटर कंटेमिनेशन कर दिया। क्या दुनिया में आज टेक्नोलॉजी नहीं है विच कैन एंश्योर जीरो डिस्चार्ज? पहली बात, जिन लोगों को हर्ट हुआ, जिन विलेज वालों को हर्ट हुआ, क्या उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन दे के, उनके घर बना के, उनके स्कूल हॉस्पिटल बना के हमको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते थे? कितना खर्चा आ जाता, 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपए। वो आप नहीं कर रहे हो। आपने एक पूरी यूनिट को बंद कर दिया जिसमें हजारों लोग काम करते थे, भारत एक्सपोर्ट करता था, और उसकी जगह अब हम इंपोर्ट करने लगे। मैं तो यह कहूंगा कि सर कंपनी के अंदर के कुछ लोग मिले होंगे इस एनजीओ के साथ, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी, बिना काम के सबको तनख्वाह मिल रही थी, बिना काम के तनख्वाह ले रहा था सारा मैनेजमेंट। तो इस पे एक भारत सरकार को इस तरह के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, इनको सिर्फ प्राइवेट पार्टी डिस्प्यूट या गांव और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट का मुद्दा करके छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो आज भी वेदांता से कहूंगा कि आप अपनी पुरानी फाइलें निकालिए और देखिए कि उसमें आर्ग्यूमेंट कितने वीक हैं। और यह बात मैंने मैनेजमेंट को कही थी कि आपके आर्ग्यूमेंट वीक है, तो उन्होंने उसके बाद मेरे को फाइल ही नहीं भेजी। आप समझिए इसमें नहीं, हमने भी वकील हायर कर लिए हैं। मैंने कहा आपका केस इतना स्ट्रांग है, आई कैन जस्टिफाई टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि दिस कैन बी रेक्टिफाइड एंड दिस इज इन नेशनल इंटरेस्ट। आप क्यों वो बात नहीं उठा रहे? नहीं, हमने कोशिश करी है, हमारे वकील लगे हुए हैं। अरे कॉमन सेंस अप्रोच है भाई, डैमेज दुनिया में होता है लेकिन रेक्टिफिकेशन भी होता है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आज की दुनिया के जिसको आप साइंटिफिकली एड्रेस नहीं कर सकते? मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए सर। लेकिन मुझे लगता है कि वेदांता के अंदर ही अनिल अग्रवाल साहब को इस मुद्दे को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन लोग ये उनकी कंपनी में केस फाइल हैंडल कर रहे थे और क्यों उन्होंने ये वैलिड केस नहीं उठाए, वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं उठाए। और आज भी मैं अनिल जी को गाइड करने को तैयार हूं इन केस दे वांट टू फाइट दिस केस। कोई मुश्किल नहीं है सर। यह दुख हुआ मुझे क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से बर्बाद किया गया। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अगर बाड़ी खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा, वो वाली बात। अब उनका जो लॉस है वो अडानी का बन गया एडवांटेज, लेकिन इसके बीच में जो कंट्री को लॉस हुआ वो तो हुआ, बिल्कुल हुआ, और ये बहुत बड़ा लॉस है। ये जो आर्ग्यूमेंट दिए गए कि साहब ये फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और किस तरह से ये नेशनल लॉस है। मैं कह रहा हूं कि चलो ऑन द स्पॉट नुकसान हुआ, बट दैट कैन बी रेक्टिफाइड, देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। एंड कोर्ट को अगर ये जस्टिफाई कर दिया जाए कि हाउ दिस कैन बी कंपनसेटेड एंड प्रॉपरली मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड, क्या मुश्किल है क्या सर?
आज हमारे यहाँ पे क्या बाकी स्मेल्टर काम नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ केमिकल फैक्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं? क्या हमारे यहाँ और टॉक्सिक केमिकल हिंदुस्तान में नहीं बन रहे हैं? सब कुछ हो रहा है। जब वहां मैनेज हो सकता है, वहां की पॉपुलेशन को ऐतराज नहीं है, तो यहीं पे क्यों ऐतराज हुआ जी? और मेरे को दुख इस बात का है कि विद इन वेदांता व्हाई मैनेजमेंट हैज नॉट टेकन दिस इश्यू सीरियसली। मेरा कंसर्न एनजीओ नहीं है, वो तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन आपने अपना केस खुद क्यों नहीं पुख्ते ढंग से हैंडल किया? दुख इस बात का है, यह कंसर्न है मेरा। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ये बताएं कि ये भारत और अमेरिका का ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं फाइनल हो रहा है? सर, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। मेरा वीडियो है पूरा। मैं ये देख रहा हूं कि वो पूरा का पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो चुका है। अब अमेरिका चाहता है और भारत नहीं करना चाहता। पहले भारत चाहता था, अमेरिका नाटक कर रहा था, और अब भारत कह रहा है कि ठीक है, देख लेते हैं, आराम से कर लेंगे, जल्दी क्या है। सर, होता क्या है ना, ये नेगोशिएशंस में हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए सर कि दोनों पार्टियों में, मैंने 50 बिजनेस नेगोशिएशंस किए हैं, आपको दो चीजें बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। मैं ट्रंप साहब को 50 बार बोला, चाहे वो भारत की तरफ हो या अमेरिका की तरफ हो, दो चीजें नेगोशिएशंस में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज योर बॉटम लाइन। अगर आप ओपन एंडेड नेगोशिएशन में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका नुकसान कहां हो गया, और अगर आप जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे नेगोशिएशन में, सामने वाली पार्टी उठ के चली जाएगी, नुकसान आपका हो जाएगा। और अक्सर ये बात होती है सिर्फ ईगो के चक्कर में। बहुत सारे कॉर्पोरेट नेगोशिएशंस जो आपको अच्छे मिल रहे थे, आप इसलिए छोड़ देते हैं या इसलिए आप गलत नेगोशिएशन कर लेते हैं कि लॉजिक से ज्यादा ईगो बीच में आ जाता है। और मैंने बहुत से एग्रीमेंट देखे, बहुत से, पूरी जिंदगी तो मैं सेल्स और प्रोजेक्ट्स में रहा हूं ना सर, तो मैं आपको अच्छा ऐसे एक एक करके कंपनियों के और लोगों के नाम बता सकता हूं जो बड़े बड़े लोग हैं, कि कैसे उन्होंने नेगोशिएशन में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कहने का मतलब क्या है सर कि ट्रंप साहब को यह लगा कि भारत के पास ऑप्शन नहीं है, और भारत के पास एक सबसे बड़ा बार्गेनिंग पावर है कि हमारा बाजार सबसे बड़ा है। और ट्रंप साहब ये भूल गए कि भारत जितना बड़ा बाजार है, इस बाजार में तो आने को कोई भी तैयार होगा। तो अमेरिका अकेला इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो मोदी जी के पास चॉइस है कि आप नहीं दोगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, डॉलर सप्लाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो इसीलिए जो आपने पहला मुद्दा उठाया था डिफेंस इंडस्ट्री का, इसको बहुत तेजी से इसलिए बढ़ाना चाहिए इंडिया को, ताकि जो अमेरिका के साथ हमारा डॉलर लॉस हो रहा है उसको हम बाकी जगह से कंपनसेट कर लें। हमें इंडस्ट्री के अंदर सिंगल पॉइंट फोकस ये करना चाहिए मोदी जी को कि मुझे हर साल $50 बिलियन का एडिशनल एक्सपोर्ट चाहिए इन डॉलर टर्म्स, और हर मंत्रालय के ऊपर टास्क फोर्स बैठा देनी चाहिए कि हर महीने मंत्री आके मुझे जवाब दें, प्रेजेंटेशन दें कि किस देश में आपके सेक्टर का कौन सा एक्सपोर्ट बढ़ा, मेरे को डॉलर चाहिए। उनको टारगेट दिया जाए। तो क्या होगा, जब आपका डॉलर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपको अमेरिका नहीं चाहिए। यू डोंट नीड अमेरिकन मार्केट। तो क्या होगा आज की तारीख में, ट्रंप साहब को भारत का बाजार चाहिए, तब आपके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। और यही फोकस हमारा होना चाहिए। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो ये कमोडिटी नहीं, रॉ मटेरियल भेज दिया, ये नहीं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। आप ये टारगेट दे दीजिए हर स्टेट गवर्नमेंट को और हर मंत्रालय को, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे केमिकल्स है, चाहे स्टील है, चाहे ऑटोमोबाइल है, जो भी है। मोदी जी को क्लियर टारगेट देना चाहिए कि हमने चावल बेच दिए, मछली बेच दी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं।
मछली के प्रोडक्ट बताइए, चावल के प्रोडक्ट बताइए, ये रॉ मटेरियल बेचने को मैं काउंट नहीं करूंगा, इनको बाहर निकालो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलता है आपको। उससे एनवायरमेंट का ही नुकसान होता है। आप चावल बेच रहे हो तो आप अब हिंदुस्तान का 2,500 लीटर पानी बेच रहे हो, मिल क्या रहा है आपको बदले में? मान लीजिए उसका $1 मिल गया 1 किलो का, तो $1 में आपने 2,500 लीटर बेच दिया। इज दिस सेंसिबल? पॉइंट वो वाली बात है। तो सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से क्लियर डायरेक्टिव हो, डायरेक्टिव के साथ मॉनिटरिंग हो। मेरा आज का वीडियो अगर आप देखें सर, आपकी जनता से मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, आज का मेरा वीडियो का टाइटल है मोदी ऑनलाइन टू मोदी ऑन ग्राउंड, कि आप ग्राउंड में जाके देखिए कि आपके मंत्रालय कर क्या रहे हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि फिजिकली मंत्री जी जाएं, कम से कम डैशबोर्ड बनाएं और वहां के एरिया के लोगों को बोलें कि ये वीडियो खींच खींच के डालिए इस वेबसाइट पे, मैं देखना चाहता हूं कि वहां सड़क बनी या नहीं जो ये क्लेम कर रहे हैं, किस क्वालिटी की बनी, मुझे वहां की रिपोर्ट चाहिए। स्टेटमेंट पे मत जाइए। आज टेक्नोलॉजी आपको वीडियो एविडेंस और फोटोग्राफिक एविडेंस और क्वालिटी एविडेंस सब दे सकती है। सैटेलाइट से भी आप ले सकते हैं कि वास्तव में सड़क बन भी रही है या नहीं, वहां मशीनें खड़ी है या नहीं, वो सैटेलाइट बता देगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि 12 साल में बहुत सारी स्कीमें घोषित हो गई हैं। अगले 3 साल सिंगल पॉइंट मोदी जी को फोकस करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन। और हर मंत्रालय को हर महीने स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करनी है विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एंड वैल्यू, कितना एक्सपोर्ट हुआ और कहां से हुआ। देखिए देश बदलता है या नहीं सर, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिर्फ एक काम करना है पीएमओ को कि आप वहां पे डैशबोर्ड बनाइए, हर मंत्रालय का पैरामीटर रखिए और उसमें फीडिंग हो, और मंत्री शुड बी अकाउंटेबल। आपको पता लग जाएगा कौन से मंत्री काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बदल दीजिए। देयर आर एनफ गुड पीपल इन बीजेपी और आरएसएस, दे कैन अपॉइंट और दे कैन हायर प्रोफेशनल टू डू दैट, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और 100%। और अभी और भी जो इमर्जिंग है कि अब ये जो एआई का मामला चल रहा है अभी, कि भाई आपके एआई पे ऑलरेडी अभी मतलब जिसको कहते हैं कि साहब कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और शादी वादी के इंतजाम करने लगे ट्रम्प साहब, या अभी से उन्होंने प्रोटेक्शन लगाना शुरू कर दिया और चाइनीज प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए लोग बाग। और कम से कम इसका एक इम्पैक्ट तो ये हुआ कि भारत में भी सीरियसली लोग शुरू हो गए कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं, कम बंद कर दे, अपने प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। तो अब तो हमारे पास जोहो वगैरह ने थोड़ा बहुत छोटा मोटा इकोसिस्टम भी बना लिया है। तो ये क्या इनकी क्या मूर्खता है। और एआई का जो ये पता नहीं, अब आप बताइए कि ये जो मार्केट में जो एआई का जो शगुफा चढ़ा हुआ है वो बबल है या कि उसमें वाकई आई होप इट इज नॉट गोइंग टू बिकम लाइक a .com बबल। .com में दिक्कत यही थी ना कि सारा फुटफॉल्स के ऊपर वो क्या करते थे। अब एआई में उसके जो वर्थ का मेजरिंग करने का तरीका क्या है? देखिए सर, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताता हूं। आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एक छोटा सा आपको जस्ट टू कंटेक्स्ट कर देता हूं। मेरी एक सीरीज चल रही है बोर्ड रूम एंड डीपीडीपी एक्ट। मैं इस पर हर हफ्ते 1-2 आर्टिकल लिख रहा हूं, क्योंकि एआई भी नया है और प्राइवेसी एक्ट भी नया है और इसके कई इंप्लीकेशंस हैं, दोनों के, एआई के भी और प्राइवेसी एक्ट के भी। क्योंकि जब आप एआई की बात करते हैं तो प्राइवेसी आपके हाथ से निकल जाता है। तो बहुत डायमेंशंस आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होंगे। और आज का मेरा आर्टिकल यही है कि एआई एडॉप्शन विदाउट डेटा गवर्नेंस। तो जो लोग देखना चाहते हैं, मैंने आज उसको लिंक्डइन पे पोस्ट किया है मेरे अकाउंट में, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे आर्टिकल, हर हफ्ते मेरे आर्टिकल एआई पे और डीपीडीपी पे आपको वहां मिलते रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस को मैं एनालाइज कर रहा हूं। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एआई की पावर है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एआई अपने आप में इट इज लाइक, अगर मैं बहुत कॉमन से में कहूं कि साहब ये आपका एक ट्रेनी है, बच्चा है जिसको काम करना आता है लेकिन ये नहीं पता क्या करना है। इट इज लाइक ए इंटर्न फॉर यू।
अब एआई का फायदा तभी हो सकता है जब आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो। जो बाजार में इस समय हवा चल रही है कि एआई सीख लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं अक्सर कहता था, जब हम, जैसे मैं भी एमबीए हूं फ्रॉम IIM अहमदाबाद, PGDM। मेरा यह कहना था कि एमबीए क्या होता है? एमबीए इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, अब आपने मैनेजमेंट स्किल सीख ली, आप उस सब्जेक्ट को या उस सेक्टर को ढंग से मैनेज कर पाते हो, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और अब आपके पास मैनेजमेंट नॉलेज भी है। यू कैन बी ए वेरी गुड प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है सर। सिर्फ एमबीए विद हिस्ट्री बैकग्राउंड या फिजिक्स, मतलब कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आपके पास आइसिंग तो है, केक का है, वो क्या मैनेज करेगा? मान लीजिए मैं उसको, एमबीए वाले को, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम देता हूं कि यार यू प्लान इनोवेशन, यू हैंडल माय R&D रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च। पहले उसको समझना पड़ेगा दवाई क्या होती है, फिर दवाई कितनी तरह की होती है, फिर उसके इश्यूज क्या हैं, उसके लीगल प्रॉब्लम। इसको समझते समझते उसके 2-3 साल लग जाएंगे, वो नौकरी छोड़ के फिर जूते की कंपनी में चला जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो एमबीए से वो 2-3 साल बाद नौकरी बदलते रहते हैं, क्योंकि पहले 2-3 साल तो उनका ये रहता है कि साहब हम सीख रहे हैं, वी आर अंडर ट्रेनिंग, और जब डिलीवरी की बात आती है वो नौकरी बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसीलिए सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। एआई के साथ भी यही है। एआई में मान लीजिए कि आपने कोई एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस पे काम करके दो, एआई ने आपको आउटपुट दे दिया। अब अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि आउटपुट लॉजिकल है या इलॉजिकल है? मैं बहुत बार करता हूं अपने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो काम करता हूं अलग अलग डायमेंशंस में, मैं एआई को कहता हूं मुझे इसका एनालिसिस करके दे। उन्होंने मुझे एनालिसिस करके दे दिया एआई ने। मैं कहता अरे क्या डेटा निकाला है तूने, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तुम जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हो दिस इज आउटडेटेड, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 25 में ये जो नई टेक्नोलॉजी आई थी इसका एनालिसिस चाहिए। फिर मैसेज आता है एआई का, सॉरी आई यूज द जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन, नाउ यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिक, आई कैन रिक्रिएट। अब मान लीजिए मुझे पता ही नहीं कि 25 में नया कॉन्सेप्ट क्या आया है, तो मेरे लिए तो पुराना आउटडेटेड कॉन्सेप्ट वाज आल्सो वैलिड ना, क्योंकि एआई ने जनरेट किया है। एक तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन है और मैं आपको संजय जी को देता हूं कि संजय जी दिस इज ए करेक्ट इंफॉर्मेशन, और संजय जी का नुकसान हो जाता है, लायबिलिटी किसकी है? विजय सरदाना की या एआई की? आप मेरे से पूछोगे विजय आपने गलत क्यों दिया? सर मेरे को तो जो एआई ने दिया मैंने आपको दे दिया। अरे अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये ग्रे एरिया है। इसीलिए गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एआई इज ए ऑलवेज अ टूल बट इट कैन नॉट बी अल्टरनेट टू अकाउंटेबिलिटी। तो कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले कि एआई का आउटपुट इज रिलायबल एंड क्रेडिबल, क्यों नहीं तो वो कोई भी उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आपको दे देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपका सवाल था सर, इस बैकग्राउंड के बाद ट्रंप साहब क्यों परेशान है? ट्रंप साहब को यह लगता है कि हमने अपनी यहां पे इंडस्ट्री बनाई 20 साल R&D करके, अरबों रुपए हमने खर्चा। अब विजय सरदाना दिल्ली में बैठ के एआई के माध्यम से यही काम 3 महीने में कर लेगा, जिसके लिए हमने 30 साल लगा दी, अरबों डॉलर लगा दी। अपनी लैब में बैठेगा, R&D करेगा, पैरामीटर आएंगे, उसको दोबारा एआई में लोड करेगा कि इसके अंदर डेविएशन है, बताओ इसको कैसे सही करें। एआई आपको रास्ता बताएगा, आप उस एक्सपेरिमेंट को और रेक्टिफाई करके दोबारा एक्सपेरिमेंट करके फिर आउटकम आया, पहले से बेहतर आया कि आई वांट टू इंप्रूव फर्दर ऑन दीज पैरामीटर्स, वो आपको बताएगा कैसे करना है। आप तो जो काम आपने 30 साल में किया अरबों डॉलर लगा के, वो विजय सरदाना 6 महीने में कर देगा, मे भी कुछ लाख लगा के। इससे क्या होगा? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज सबके पास हो गया। तो फिर आपका जो यूएसपी, आपका आईपीआर, आपकी दादागिरी किस काम की? ट्रंप साहब को यह डर है कि इससे अमेरिका का जो एज है, एक तो वो खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑलरेडी खत्म हो यही टूल जो है और यही टूल कंट्री ने 50 साल में एक नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी नहीं डाली, वो क्या दूसरों को डिक्टेट करेगा? करेक्ट। अच्छा, दूसरा डायमेंशन क्या है सर? साइबर सिक्योरिटी। अब मैं मान लीजिए साइबर क्रिमिनल माइंडसेट से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, मैं कहूंगा यार संजय जी के पास ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर हैं
मुझे ये बताओ कि इसमें क्या क्या गैप्स हैं, कहां कहां मैं हिट करूं और साइबर अटैक करूं ताकि वल्नरेबिलिटी मुझे पता लग जाए। एक मुझे वो चीज समझ में आ जाएगी कि कहां कहां पे है, फिर मैं उसी एआई को, आफ्टर ऑल सर साइबर अटैक क्या होता है, वायरस क्या होता है, वो भी तो सॉफ्टवेयर है ना एक हिसाब से। अब मैं उसी एआई को कहूंगा कि मुझे आप एक ऐसा ट्रोजन बना के दो या वायरस बना के दो कि मैं सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दूं, वो बना देगा ना। अब ये बात अलग है कि उसमें हम गार्ड रेल बना रहे हैं, सेफ्टी फीचर डाल रहे हैं ताकि कोई इस तरह की डिमांड करे तो हम उसको मिनिमाइज कर सकें। लेकिन दुनिया में जो जो फ्रॉड करते हैं या साइबर क्रिमिनल हैं, वो भी तो टेक्नो सेवी है ना सर, वो भी अलग अलग पार्ट में बनाएंगे और बाद में जोड़ देंगे उसको। तो कहने का मतलब क्या है सर, दिस कैन बी ए सिक्योरिटी रिस्क। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज वेरी क्रूशियल इज दैट जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपकी इंडस्ट्री कम काम कर रही है, चाइना ज्यादा काम कर रहा है, इंडिया ज्यादा काम कर रहा है, बाय यूजिंग योर टूल दे कैन एक्सीड योर कैपेबिलिटीज, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो सबके लिए अवेलेबल है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप अपना एआई बंद कर दोगे, प्रोटेक्ट कर लोगे, तो भाई थोड़ा सा उससे चाइना का जो एआई है उससे थोड़ा सा कम सोफिस्टिकेटेड होगा, 10%। हम तो काम चला लेंगे ना उससे, सर ट्रेन कर देंगे उसको। आफ्टर ऑल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक बात आप ये समझिए कि चाइना ने तो बहुत क्लियरली ये बोल दिया है कि जो अभी आपने अपना एआई जो बंद किया है, एंट्रोपिक ने जो लॉन्च किया था एआई सिस्टम, उसमें जो उन्होंने अपने एडवांस वर्जन्स को बंद किया है, चाइना ने कहा 1 क्वार्टर में वी विल रिलीज बेटर देन दैट। तो अब आप क्या करेंगे? तो सवाल इस बात का है, एक तरह से परम परले दर्जे की मूर्खता हुई कि आप अपना खुद का मार्केट जो है वो खत्म कर रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और दूसरों को इंसेंटिव दे रहे हो। आफ्टर ऑल द इंजीनियर्स वर्किंग ऑन एंथ्रोपिक और इन सब पे जो है उसमें 60-70% इंडियंस ही होते हैं। सर तो ऐसा तो है नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, ये था कि कैपेबिलिटी तो है लेकिन एक तरह से विलिंगनेस नहीं थी। सर एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था रॉकेट का, जो हम जियो स्टेशनरी में। मेरी आंटी थी, शी वाज डिप्टी डायरेक्टर इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन अहमदाबाद एंड शी वाज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट। उनके काफी रिसर्च पेपर्स हैं एस्ट्रोफिजिक्स पे और बाकी चीजों पे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप ये क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल रहा है तो अब क्या होगा? उन्होंने बड़ा एक लाइन में जवाब दिया, उनका विजय नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बना लेंगे। अभी तक हम इसलिए नहीं बना रहे थे कि आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाएं, अब नहीं आ रहा तो बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बस। तो जो काम आज आप मुझे रेडीमेड दे रहे थे, मैं आज इस महीने मान लीजिए उसको लेके अगले 4-5 महीने में मैं असेंबल करके रॉकेट तैयार कर सकता, अब मुझे 3-4 साल लगेंगे इंजन बनाने में, लेकिन फिर वो परमानेंटली मेरी चीज हो जाएगी, जितने मर्जी बनाऊं मैं। और आफ्टर ऑल इंडिया ने बनाया ना सर, बनाया। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी बैरियर क्रिएट करते हैं, एक्चुअली इट इज ए इंसेंटिव। ये डिपेंड करता है कि आपका जो टेक्निकल पूल है वो उस चैलेंज को कितना एग्रेसिवली लेता है। चाइना ने यही किया। मैं आपको चाइना के इतने एग्जाम्पल बता सकता हूं कि चाइना इतना डेवलप क्यों हो गया, क्योंकि चाइना के लिए अमेरिका ने हर कदम पे बैरियर क्रिएट किया, हर कदम पे। WTO साइन होने से पहले से लेकर अभी तक चाइना ने हर उस बैरियर को एक चैलेंज लिया और ओवरकम किया। आज हालत क्या है? तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर हम चाहें, हर बैरियर कैन क्रिएट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो मानसिकता आनी जरूरी है। हमारे यहां जो मानसिकता है ना, वो चलता है कॉन्सेप्ट है, वी डोंट एक्सेप्ट चैलेंजेस। और जिन कंपनियों ने चैलेंज लिया, फॉर एग्जाम्पल टाटा ने चैलेंज लिया, कल्याणी ने चैलेंज लिया, गोदरेज ने चैलेंज लिया, बाकी कंपनियों ने चैलेंज लिया, तो आज डिफेंस में खड़े हो गए ना। बाकी जो हमारी फैमिली गवर्नड कंपनी है वो सोचती है, अरे यार 5 करोड़ रुपए लगाएंगे, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटर्न कब मिलेगा।
ये ट्रेडर माइंडसेट के लोग हैं, इनकी बैंडविड्थ है ही नहीं है लंबा सोचे। इनको तो आज 2 करोड़ रुपए लगाने हैं तो वो चाहते हैं अगले महीने से मेरे को 20-20 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाए। ऐसी कंपनियां कहीं काम नहीं आएंगी। मैंने एक कंपनी को नाम नहीं लूंगा, एक काफी बड़ी फैमिली ओन्ड कंपनी है, मैंने उनको यह कहा हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा सेक्टर है प्रोटीन का। हिंदुस्तान प्रोटीन डेफिसिट सोसाइटी है और बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, बट दे आर नॉट पैलेटेबल इन फॉर्म और उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। इस पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाइए। टोटल कॉस्ट एस्टीमेट था 3 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए लगाएंगे, रिटर्न कब आएगा? मैंने कहा आप रहने दो यार, आपके बस की बात। आपको 145 करोड़ का बाजार नहीं दिख रहा है, आपको बाजार नहीं दिख रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। आप टेक्नोलॉजी बना के रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो। अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, आप टेक्नोलॉजी देते जाओ, रॉयल्टी लेते जाओ। आप दुकानदारी कैलकुलेटर, अच्छा 20 करोड़ में कितना पैसा कब वापस आएगा, ये तो बहुत लंबा है, हम इतना पैसा तो नहीं लगा सकते। मैंने आपके बस की बात नहीं, आपकी सोच ही नहीं है, छोड़ो ना यार, व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम। हमारे पूरे फार्मा सेक्टर की R&D और जो पूरे फार्मा सेक्टर की ग्रोथ है वो R&D प्लस लाइसेंसिंग पे ही है। सर आज की तारीख में करते हैं और सर रिसर्च इज ए प्रॉफिट सेंटर पूरी दुनिया में। सर रिसर्च इज ए प्रॉफिट सेंटर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो आपको रिसर्च में मिलता है ना। आज पूरी अमेरिका की मल्टीनेशनल्स, टेक एग्जांपल, पूरा स्कैंडिनेविया क्या है सर, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इनके पास कौन सा रॉ मटेरियल है? ये पूरी इकोनॉमीज चली आईपीआर पे रही है सर। इन्होंने पेटेंट बनाए, कंपनियों को ब्रांड दिए, पेटेंट दिए, उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं लोग बैठ के। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, आप मुझे बताइए, नेस्ले दुनिया भर से अरबों डॉलर इकट्ठा करते हैं तो क्या करती है वो? उन्होंने अपना एक ब्रांड दे दिया और एक फॉर्मुलेशन दे दिया, हिंदुस्तान में बनाओ, जितना माल बनाओगे उसका 2-4-5% हमें बेचते रहना। हिंदुस्तान का टर्नओवर अगर आज 5,000 करोड़ है तो उसमें 6% उनको बैठे बैठा मिल रहा है ना हर साल। उनको कौन सा दिमाग लगाना है? एक बार लगाया था दिमाग, कहे जाओ उसके। हमारे यहां कॉर्पोरेट्स को अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रोल ऑफ साइंस, रोल ऑफ इनोवेशन, रोल ऑफ रिसर्च हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करते ही नहीं है। और यही कारण है आज हिंदुस्तान में इनोवेशन एंड रिसर्च इज ए ऑपरेटिंग लेवल इशू कि वो मैनेजर देख लेगा, ना एमडी सोचते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं। इसीलिए ना फंड एलोकेट होता है ना प्लान बनता है। वो जो एक बंदे का नाम लिख देते हैं कि भाई आपके R&D होती है, हाँ जी ही इज माई R&D मैनेजर, उसको पूछो क्या करता थी, क्वालिटी कंट्रोल। मैं रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर करके बताता हूं कौन सा रॉ मटेरियल अच्छा है, मेरा ये रिसर्च है, इसको आप रिसर्च बोलोगे? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रॉब्लम है। तो यस, वी हैव ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज एंड आई होप वी ह्यूज। सर 145 करोड़ का बाजार है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं। तो नहीं, 145 करोड़ का थोड़ी, 145 करोड़ का तो प्रोटीन का बाजार है। हर चीज में सर, कपड़े सबको चाहिए, जूते सबको चाहिए, पेंसिल सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, कॉस्मेटिक सबको चाहिए। AI का बाजार तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है सर। मैं तो कह ही रहा हूं सर, हर आदमी आज क्या हुआ, ट्रंप ने एक अच्छी बात क्या करी है, उन्होंने ये बोल दिया है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि AI शुड बी टॉट इन प्राइमरी स्कूल्स। ही टोल्ड वेरी क्लियरली, इट्स ए मैंडेट नाउ। हम यहाँ क्या पढ़ा रहे, बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया, अरे क्या करोगे जान के, आया था यार, नेट पे जाओ बता देगा कौन सी तारीख को आया था। उसमें याद क्यों करना है, उसका एग्जाम क्यों लेना है, मुझे बता दो, आज तक समझ में नहीं आया। हिस्ट्री का एग्जाम लेके तुम क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मुझे बता दो। आपको जो जानकारी चाहिए नेट पे है ना सर। आज संजय जी मुझे पूछेंगे विजय जी हुमायूं कब आया था, मैं सर 1 मिनट रुको भी बताता हूं, मैं याद रखूं, इससे क्या वैल्यू एडिशन समाज को मिलने वाला है। एनीवे, वो एक एजुकेशन का और जो है वो मेमोराइजेशन का एक अलग इशू है। किसी टाइम एजुकेशन रिफॉर्म पे बात करेंगे तो उस पर करेंगे।
लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल इट इज़ वेल टेकन कि भाई वी हैव अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, और जैसे जो डिफेंस सेक्टर ने जो दिखाया है उसके हिसाब से हम वी कैन बीट अमेरिका इन एवरी सेक्टर। इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की चर्चा को यहीं पर अब विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।